Auzbillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. I hope you are doing well. Finally we are starting second year maths. So viewers, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ साथ चलना है क्योंकि ये जर्नी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें। हमारा सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 1 है, वो फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में है। इसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप होता है। जैसे एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि हम इसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। फंक्शन आर इम्पोर्टेंट टूल। जो फंक्शन है एक ऐसा टूल है बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। हमारी मैथमेटिक्स मैथ में जितनी भी हमारी टर्म्स होती हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप। वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि इसमें हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप हमारा होता है बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटी। हमारी दो वेरिएबल होते हैं। अगर हम बात करें एक्स की और वाई की बात करें तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो क्वांटिटी हैं, उनके बीच जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं। हैंस प्ले अ सेंट्रल रोल टू स्टडी ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस में हमारा जो है ये अहम किरदार अदा करता है। इसका सेंट्रल मेन पार्ट जो होता है वो यही होता है कि हम इसमें वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। आगे हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन है वो किसने दिया था? ये जो फंक्शन है सबसे पहले जर्मन का मैथमेटिशियन था लेबनाइज। लेबनाइज ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था। आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, ये भी आपने याद कर लेनी है। इसने भी यही कहा था कि डिपेंड ऑफ वन क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी ने दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करना होता है। तो हम थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं वो इसकी देख लेते हैं। अगर हम बात करें एरिया की, ये देखिए एरिया हमारे पास क्या है, ए। जब भी हम बात करते हैं एरिया की तो हम बात करेंगे उसकी साइड्स की। किसकी बात करेंगे? उसकी साइड्स की। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर लिया हुआ है। देखिए ज़रा, मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, मैंने इसके एरिया की बात करनी है। तो जब भी किसी भी स्क्वायर के एरिया की जब मैं बात करूँगी तो मैं उसकी साइड्स की बात करूँगी। यहाँ पे जो है स्क्वायर उसकी साइड्स एक्स है, ठीक है। तो जब मैंने उसको रिलेट करना है, मैंने उसका रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, एरिया का रिलेशनशिप, तो वो मैं कहूँगी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपको MCQs भी आ सकता है, ठीक है। तो एरिया जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है? उसकी साइड्स के साथ। तो एक ये क्या है, ये एक किस्म का हमारा रिलेशनशिप है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूँ तो उसमें भी ये है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो हमारे रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम, ये देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। तो इसमें भी आप चेक करें कि जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, रिलेशनशिप है। स्टूडेंट, दोबारा से मैं बात बताने लगी हूँ कि मैंने बात की अभी फंक्शंस की। फंक्शन में मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन में जो है वो रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, एक वैल्यू की दूसरी वैल्यू के साथ रिलेशनशिप। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी एरिया की। जब मैंने एरिया की बात की तो मैंने कहा ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब एरिया किसकी? उसकी साइड्स, एक्स की पे उसकी साइड्स पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड उनके बीच रिलेशन है ना। तो जब मैंने वॉल्यूम की बात की 4/3 पाई आर का क्यूब, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके साथ वो रिलेट कर रहा है? वो उसके रेडियस के साथ कर रहा है। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि रिलेटिंग टू सेट्स, इसमें हम दो सेट्स को आपस में रिलेट करते हैं। ईच एलिमेंट इन अ फर्स्ट सेट कॉरिस्पॉन्ड टू वन ऑफ ओनली वन एलिमेंट इन अ सेकंड। तो इसी तरह हम जो है फंक्शन की डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फंक्शन की डोमेन और रेंज की, तो फंक्शन की डोमेन और रेंज को आपने जब भी, अक्सर स्टूडेंट्स को ना ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, उनको पता नहीं चल रहा होता कि इसमें हमारी डोमेन क्या है, इसमें हमारी रेंज क्या है। सो स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ जिसमें आपने डोमेन और रेंज आपने बड़े ईजी तरीके से आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। एक एग्जाम्पल है y इज़ इक्वल टू 2x का स्क्वायर। ये आपके पास एग्जाम्पल है,
ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें आपने डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो जो यहाँ पे जो है एक बात और समझे, जो यहाँ पे x है ना वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ऐसा क्यों है, x क्यों इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू अगर हम 1 लगाते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 लगाने से y ने कोई ना कोई आंसर आएगा, वो y होगा। तो x को चेंज करने से y में चेंज आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डोमेन होगी। x की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी, और x की वैल्यू लगाने से जो वैल्यू आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू मैं लगाती हूँ 1 लगाती हूँ, 1, यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर ले लिया, तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये क्या थी, रेंज थी, ठीक है। तो x की वैल्यू लगाने से जो वैल्यू आएगा वो रेंज होगा, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू x की अपनी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी कि x की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू लगाने से जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आएगी, उसकी रेंज आएगी। जी स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है 1.1.3। इसमें हम नोटेशंस एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन की जो वैल्यू है फंक्शन, वो हम किस तरह से उसको डिनोट करते हैं। नोटेशन हम उसका, जैसे हम कहते हैं ना सैम्बल, ये एज अ सैम्बल नोटेशन हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि इफ़ आ वेरिएबल y डिपेंड ऑन आ वेरिएबल x, अगर एक हमारा वेरिएबल y है, दूसरा हमारा वेरिएबल x है, इन सच अ वे डैट वैल्यू ऑफ आ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ x, देन वी कैन से डैट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। सिंपल, आपने इतनी थ्योरी से कंफ्यूज नहीं हो जाना। सिंपल आपका ये वे है कि अगर मैं बात करूँ y इज़ इक्वल टू f इंटू एक्स, तो आपने कहना है इसका मतलब है कि y इज़ इक्वल टू f इंटू एक्स। ये सिंपल इसकी ये नोटेशन है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, यहाँ पे राइट भी किया हुआ है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स विच इज़ रीड एज y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये इसकी सिंपल सी ये नोटेशन है, आपने इसको याद कर लेना है। सम टाइम जो है हम अपने फंक्शंस को जैसा कि लेटर्स, हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, इसमें भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे स्मॉल f है, GH एंड सो ऑन, इस तरह भी हम अपने फंक्शन को डिनोट कर देते हैं। अच्छा, ये बात जो है, ये जो मैंने हाईलाइट की है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता दी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो y हमारा वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारा y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अच्छा, एक एग्जांपल है, एग्जांपल हमारे पास 1 है, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो हमने फाइंड क्या करना है, ओके, हमने क्या फाइंड करना है, हमने f ऑफ 0 फाइंड करना है। मैंने अभी फंक्शन आपको पढ़ने का तरीका पीछे बताया है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, f ऑफ 0 पढ़ेंगे। इस तरह जब हम सेकंड f ऑफ 1, f ऑफ माइनस 2 और f ऑफ 1 प्लस x और f 1 ओवर x। और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई है कि जो हमारा x है वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ये जो हमारा x है ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओवर के नीचे आपको पहले से ही पता है कि ओवर के नीचे कभी भी 0 नहीं आता। अगर 0 आ जाता है तो वो इनडिफाइंड हो जाता है, कभी भी उसे हम फिर डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपकी वैल्यू है वो लिख लेनी है, एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, जो आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो आपने राइट करना है। जहाँ जहाँ पे पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट करवा देना है। 0 पुट करवाया, 0 का अगर हम क्यूब लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 2 वैसे करेंगे, और 2 का जब हम क्यूब एक्स स्क्वायर का जब हम क्यूब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सारे का सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x है, 0 ने 4 से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे वो 0 हो जाएगा, -1 वैसे। तो इन सब
की जब हम कैलकुलेशन करेंगे वो -1 आ जाएगा। स्टूडेंट एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये एग्जांपल है, ये थोड़ा डायरेक्ट वे में आपको यहाँ पे दी गई है, लेकिन जो हम अपने नोट्स लेके आएंगे, जो मैं आपके लिए नोट्स एक्सरसाइज के लेके आई हूँ वो इस फॉर्म में होंगे। उसमें आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। अगर कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है तो वो भी आपको अलग से फार्मूला समझाया जाएगा कि ये फार्मूला है, इसका ये मकसद है। तो ये एग्जांपल थी, ये आपने अभी ऐसे ही कर लेनी है। जब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, मज़ीद आगे एक्सरसाइज आती जाएंगी, तो आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में आपको ब्रॉड करके समझाई जाएंगी। चलिए अब इसी तरह अब हम अगर हम f(1) पुट करते हैं तो जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ वहाँ पे हमने क्या करना है, 1 लगा देना है। इधर भी 1 लगा देना है, फिर यहाँ भी। तो हाँ, हर जगह पे 1 लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम f(-2) पुट करवाते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -2 पुट करवा दिया, सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है, आंसर आता है वो -25 आता है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि 1 + x का क्यूब है। तो 1 + x का क्यूब, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अब इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फॉर्मूला भी मैं आपको इसके सारे समझाऊंगी, किस तरह से है वो सारा समझाऊंगी। यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, यहाँ क्यूब का फॉर्मूला आपने लगानी है। ये चीज़ें बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। आपको फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 1 + x का क्यूब आ रहा है तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। ये चेक करें ज़रा, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन इस एग्जाम्पल की तरह का एक क्वेश्चन है, a + b का क्यूब। ये वही फार्मूला यूज़ हो रहा है क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे मैंने अलग से ये हाईलाइट करवा दिया कि a + b का क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, a का क्यूब, ठीक है, +3a का स्क्वायर b + ba, यहाँ पे b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इस फॉर्मूले में गड़बड़ कर देते हैं, तो आप पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपने पहले a का स्क्वायर b कर देना है और यहाँ पे फिर a को वैसे छोड़ देना है और b का स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। ये आपने वहाँ इसके मुताबिक आपने वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करवानी है और अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो जब आपने 1 + x के क्यूब का फॉर्मूला यहाँ ओपन किया, यहाँ 1 + x के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल रिजल्ट कटिंग के बाद आपके पास जो आता है वो x³ + x² + 3x + 2, ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास एक 4 पार्ट रहता है जो हमने करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/x, ठीक है, इसके ऊपर भी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला, 4 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारी जो एग्जाम्पल 1 है वो कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल 2 सेम वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है कि एग्जाम्पल 2 जो है वो किसके रिलेटेड है, हमारी डोमेन और रेंज के रिलेटेड है। ठीक है, डोमेन क्या होती है, वो x की वैल्यू होती है। स्टूडेंट इस बात को लिख लें कि जो डोमेन है आपके पास वो x की वैल्यू है, जो रेंज आपके पास है वो किसकी वैल्यू है, y की वैल्यूज़ है। आगे मज़ीद जैसे जैसे आप वीडियोस लेक्चर्स की तरफ आगे जाते जाएंगे, मैंने डोमेन और रेंज के लिए एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया है। वो लेक्चर मैं आपकी मदद के लिए आपको अभी भी दिखा सकती हूँ कि हम डोमेन और रेंज किस तरह से मालूम कर सकते हैं, वो कौन से टर्म्स हैं, वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो हम अपने माइंड में रखें और जल्दी से डोमेन और रेंज फाइंड कर लें। मैं अभी भी आप शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूवर्स को ज़्यादा मुश्किल ना हो क्वेश्चन हल करने में। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास इंपॉर्टेंट हिंट्स थे जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, डोमेन और रेंज को बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको देखिए, आप जो डोमेन है, डोमेन हम किसको कहते हैं, हम x की वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास x की वैल्यू होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो क्या होगी हमारा, वो बेसिकली वो हमारा डोमेन होता है। ऑफ g(x), यहाँ फंक्शन में हम लिखते हैं ना y = g(x), तो जो वो g(x) की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी रेंज होती है। g(x) की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, वो रेंज होगी। x की वैल्यू को डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो x की वैल्यू होता है वो हमेशा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो y की वैल्यू हमारी होती है वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। ये बात भी आपने ऑलरेडी पढ़ ली, सिर्फ अपने अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना लेना है। अच्छा, x की वैल्यू लगाने से जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, वो रेंज होता है। ये बात, x की वैल्यू लगाने से जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारी रेंज होगी। x की वैल्यू लगाने से जो आंसर आता है वो क्या होगा, रेंज होगा। इसी तरह g(x) या y को हम रेंज कहते हैं।
हमने ना ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि जहाँ भी आपको डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन नज़र आए ना, उसमें आपको अंडर रूट नज़र आ जाए, आपने उससे अवॉइड करना है, अंडर रूट वाली वैल्यू से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है वो माइनस में आंसर दे देती है। माइनस में जब आंसर आ जाए अंडर रूट में, तो वो ज़ाहिरी बात है वो अयोटा बन जाता है। तो अयोटा से हमने हमेशा बचना है। अयोटा हमने, क्योंकि हम रियल नंबर पे काम कर रहे हैं, हम इमेजिनरी नंबर पे काम नहीं कर रहे, रियल नंबर पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे अंडर रूट के अंदर, ये हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हमने किसके इक्वल रख देना है, उसको हमने ज़ीरो के इक्वल रख देना है। हमारी जितनी भी वैल्यू होगी उसको हम ज़ीरो के अंदर रख देंगे। अगर अंडर रूट ना हो तो डोमेन के तमाम नंबर क्या होंगे, रियल होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको लगे कि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो आपने आपके लिए सबसे ईजी ट्रिक ये है कि आपने ये फाइंड करना है कि बस अंडर रूट ना हो। अंडर रूट ना हो तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इसका जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है। और अब्सोल्यूट ये वैल्यू अब्सोल्यूट आपने बहुत माइनर सी क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th-7th क्लासेस में अब्सोल्यूट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट ये था कि अब्सोल्यूट के अंदर अगर -7 आ जाए ना, तो उसने हमेशा प्लस में ही आंसर देना है, ठीक है। अब्सोल्यूट ख़त्म करके वो +7 हो जाएगा। अगर -9 आ गया तो वो अब्सोल्यूट ख़त्म होने के बाद क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा। हमेशा जो है वो उसने क्या देना है, पॉजिटिव आंसर ही देना है। तो अगर आपके पास इस तरह रेंज में भी अगर आपके पास आ जाए तो उसने हमेशा नेगेटिव वो आंसर देगा ही नहीं। वो आपके पास डोमेन हो या रेंज हो, जो भी हो, वो आपके पास पॉजिटिव ही आंसर आएगा। चलिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब जहाँ आपने देखना है कि सबसे पहले ये देखें कि अंडर रूट वाली ये वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो हाँ, हमने इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, सारे के सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। और एक्स का स्क्वायर जब हम लेंगे तो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, ये बात भी आपको पता है। तो जो इसका डोमेन है वो क्या आएगा, वो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। ये मैंने आपको हिंट में भी बताया है कि अगर यहाँ पे आपको अंडर रूट नहीं नज़र आ रहा ना, तो आपका डोमेन सारे के सारे रियल नंबर होंगे। आपने लिख देना है आंखें बंद करके कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देखिए एक बात है कि अब सारे रियल नंबर हमारे पास आ गए। मैंने कहा कि अब जब रियल नंबर हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, अब रियल नंबर में यहाँ पे -1 भी हो सकता है, -1 पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना। तो इसलिए आपने रेंज लिखनी है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर के। इसमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर जो हैं वो सारे के सारे हमारे सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर के सारे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल जो है वो नहीं है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव हमारा क्या मतलब होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब ही पॉजिटिव नंबर होता है। तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। आसान था, ठीक है। अब देखिए ज़रा, एफ ऑफ एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -4। अब ये क्या है, ये हमारा ओवर की फॉर्म में है, ठीक है, ऊपर और नीचे ओवर की फॉर्म में। ओवर में कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो तब होगा अगर हम यहाँ पे 2 पुट करवाते हैं या -2 पुट करवाते हैं, तब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन जो है वो सारे के सारे नंबर होंगे, सिर्फ -2 और +2 नहीं होंगे। तो पता कैसे चलेगा इसमें ये अनडिफाइंड, आपने x-4 है ना, इसको आपने क्या करना है, x-4 को ज़ीरो की जो नीचे दिया हुआ है उसको क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल रख देना है। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 तरह के आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव, इसका भी हमने स्क्वायर रूट लिया और इसका भी, ये इससे कटिंग हो गया, x आ गया। जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 तरह के आंसर हमारे पास आएंगे, एक +4 और एक -4, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास इसकी क्या हो गई, डोमेन हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, किसके अलावा, हमारे 2 और -2 के अलावा। तो अब देखें 2 और -2 में जब हम सब कुछ पुट करवाएंगे तो हमारे जो रेंज होगी वो सारे के सारे नंबर ही आ जाएंगे। रेंज में कोई ऐसा इशू है ही नहीं, उसमें आपने आल रियल नंबर्स लिख लेने हैं। स्टूडेंट आप आ जाए अपनी एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ गए। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी सेम वही काम है, आपने इसमें भी क्या करना है, डोमेन और रेंज ही फाइंड करनी है। तो मैंने आपको जितने टॉपिक्स लिखवाए थे उनमें था कि आपने अंडर रूट से बचना है, अंडर रूट से आपने अवॉइड करना है। वही बात है कि इस क्वेश्चन में आप अंडर रूट आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, x की 2 माइनस जो है 9 है उसको क्या करना है, ज़ीरो के
इक्वल रख लेना है। ठीक है, जब आपने x³ - 9 को 0 के इक्वल रखा तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या आंसर आएगा। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि अंडर रूट में आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उस सारी वैल्यू को आपने किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल। यहाँ पे x³ - 9 है तो x³ - 9 को आपने 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, 0 के इक्वल रख के फिर x = ये यहाँ पे आके 9 बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट लो तो +-3 इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक काम करना है कि डोमेन अब आपके पास, आपको पता है कि ये दोनों आपके पास जो डोमेन आपको R- सारे रियल नंबर हैं, लेकिन उनमें से आपने ये दोनों क्या करवा देने हैं, ये दोनों माइनस करवा देने हैं। और जो आपके पास रेंज होगी उसमें ऑल पॉजिटिव नंबर आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास ये ग्राफ्स है, अलजेब्रिक ग्राफ है। अलजेब्रिक ग्राफ में आपने ये करना है कि कौन सा आपके पास फंक्शन है, कौन सा आपके पास फंक्शन नहीं है। ये देखें, ये x है, एक पॉइंट x है और इसके ऑपोजिट में एक ही जो पॉइंट है वो y का है। एक पॉइंट x है, दूसरा पॉइंट जो है वो किसका है, y का। एक x है और एक ही y है, ये फंक्शन है। यहाँ पे चेक करें, ये लाइन है, ये एक x है और ऊपर एक ही y है, तो ये भी फंक्शन है हमारे पास। अब ये चेक करें, एक ये पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये x है, ये वाला पॉइंट x है और एक ये है और एक ये है, x के दो पॉइंट्स y में आ रहे हैं, ये x एक है और y 2 दफ़ा है, तो ये फंक्शन हमारा नहीं हो रहा क्योंकि ये 2 दफ़ा जो y 2 दफ़ा टच कर रहा है इस लाइन को, इस सर्कल को 2 दफ़ा टच कर रहा है, इसलिए ये नहीं है। ये चेक करिए ज़रा, ये आपके पास x है और एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इधर और एक इधर, 3 टाइम्स टच कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन वो होता है जिसमें x की वेरिएबल वैल्यू भी 1 हो और y की वैल्यू भी 1 हो। इसके बाद हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारी फंक्शन जो हमने बताया कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली हमारा फंक्शन एक होता है। तो फंक्शन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अलजेब्रिक, सबसे मेन अलजेब्रिक फंक्शन में ज़ाहिर बात है अलजबरा आएगा, अलजब्रिक की टर्म्स आएंगी, ठीक है, अलजबरा की टर्म्स आएंगी, उसके बाद अलजबरा की टाइप्स आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे पोलिनोमियल की जब भी बात करें ना, आपने ये सारा ये थ्योरी है, इसमें इतना नहीं आपने परेशान होना। पोलिनोमियल में ना अगर आप p ऑफ x अगर बात करूँ मैं 2x⁴ - 3x का क्यूब प्लस 2x - 1, तो देखिए ये एक टर्म जो इसकी है ये 4 है, पावर 4 है, दूसरी टर्म की पावर 3 है, तीसरी टर्म की पावर जिसकी पावर कुछ भी ना होता वो 1 होती है, तो इसकी पावर क्या है हमारे पास 1 - 1। तो ये सारी की सारी इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है चेक करें, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 4, ठीक है। तो जो ऐसी है बेशुमार इसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो ये क्या आती है हमारे पास, ये पोलिनोमियल फंक्शन होती है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। ये देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे p ऑफ x हमारे पास फंक्शन था, यहाँ पे f ऑफ x मेरे पास फंक्शन है, तो यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो 1 से मुझे पता चल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है। पेपर में आपको MCQs आते हैं, MCQ में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी इसमें पोलिनोमियल है, नीचे आपके पास दी होती है, तो आपने कहना है कि वो वाली जो है लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है। एक्स जो यूज़ हो रहा होगा या वाई वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा जिसकी डिग्री 1 होगी वो ही पोलिनोमियल होगा। उसके बाद आइडेंटिटी का आपको पता ही है, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी किसको कहते हैं, आइडेंटिटी कहते ही 1 को है, तो 1 जो है होगा हमारा वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन में सी की कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपको पता है, 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, ऐसे नंबर जिनको p ऑफ x और q ऑफ x की शेप में लिखा जाता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब हमारे पास आ जाए आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे y = sin x, तो आपने इसकी डोमेन, इसकी रेंज आपने याद कर लेनी है, ठीक है, और tan की भी देख लेनी है, cot की डोमेन रेंज आपने सेकेंड की, फिर इसके इन्वर्स है साइन इन्वर्स की डोमेन रेंज क्या होगी वो आपने देख लेनी है, ठीक है। ये आपने इन्वर्स, ये आपको ये याद करने वाली बातें आपने ये याद करनी है। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल जिसमें कोई पावर हो, पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। वाई इज इक्वल टू, अगर ई की पावर एक्स है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि इसमें ई है, ठीक है। ई की पावर ए की पावर एक्स, इसमें भी ई की पावर कुछ ना कुछ है। अगर ई की हमारे पास कुछ ना कुछ पावर है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। उसके बाद अगर लोगाथ्रम में हमके पास क्या होगा, वो लॉग होगा, ठीक है। लॉग जो होगा, अगर मैं बात करूँ कि ए इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, देन वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आपने सिर्फ ये कहना है कि जो लॉग वाली टर्म होगी वो आपकी लोगारिथम फंक्शन होगी और जो ई वाली होगी वो आपके पास क्या होगी, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे। आगे देखिए हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में आपने ये देखना है कि जिसमें साइन के साथ अगर एच है तो वो साइन हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। कॉस के साथ एच है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, ये हाइपरबोलिक होगा। तो जब साइन होगा तो इसका फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और बाहर क्या आएगा 1/2। तो आपने ये सारे याद कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको अगर क्वेश्चन में यूज़ होंगे। जब क्वेश्चन में यूज़ होंगे तब मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगी। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा कोई फंक्शन जिसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, सिर्फ एक्स, कोई और वेरिएबल वाई या कोई और वेरिएबल ना यूज़ कर रहा, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। इसमें अलग अलग होते हैं। अगर एक्स है तो सारी वैल्यूज़ एक्स की होंगी, अगर वाई है तो एक्स वाई दोनों आप वाई ही होंगी, कभी भी एक्स वाई नहीं होगा। दोबारा से सुन लें, एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, ये एक्स की है। यहाँ पे भी चेक करें कि एक्स की वैल्यूज़ है। जिसमें एक्स अकेला होगा वो क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। और इम्प्लिसिट फंक्शन उसके उलट होता है, इसमें एक्स और वाई की जो है वैल्यू वो दोनों आपस में मिक्स होती है। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखें एक्स और वाई हम इन्हें कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा एक जैसी ही अलग साथ ही रहती है, इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की ये पहचान है। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है उसमें टी आपने ये देखी होंगी। अगर मैं इसकी बात करूँ एक्स इक्वल टू ए टी का स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपके पास टी कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। वाई और टी इसमें देखें ए कॉस थीटा और ए जो है वो वेरिएबल आपके पास सेम आ रहे हैं। ये जो है आपके पास ऐसी जो इक्वेशन है ये चारों, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन है, ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इवन फंक्शन कौन सा होता है और ऑड फंक्शन कौन सा होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें x की जगह पे अगर हम -x पुट कर दें तो हमारा जो है वो फाइन दोबारा से ही f ऑफ x आ जाए, ठीक है। अगर हम -x पुट करवाने से भी वही आंसर आ जाए ना तो आपने लिख देना है कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। और अगर आपने f ऑफ -x पुट करवाया, माइनस पुट करवाने के बाद आपको आंसर के साथ माइनस नज़र आ जाए दोबारा से, तो आपने कह देना है कि ये क्या है, ये ऑड फंक्शन है। सो ये सारी एग्जांपल थी जो मैंने आपको करवा दी। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपकी जो है बाकायदा 1.1 स्टार्ट होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। ये तो एक सिंपल थ्योरी थी और आपको ये बताना भी ज़रूरी था कि आपको चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हाउ ना हो, लेकिन कंसेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगी। एक्सरसाइज में हर चीज़ आपको बाकायदा नोट्स में दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये क्वेश्चन 8 है तो आप चेक करें, हर चीज़ जो है वो आपको बहुत ही अच्छे वे में आपको समझाई जाएगी। तो आपसे यही है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कभी भी वीडियो को हाफ आपने नहीं छोड़ना, आपने मुकम्मल समझना है। मुझे यकीन है कि अगर आप ये जो लेक्चर है ये सुन लेंगे ना तो सेकेंड ईयर की वो स्टूडेंट जो मुझे ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती, सेकेंड ईयर बहुत टफ़ है, तो मेरा उनके लिए यही है कि सेकेंड ईयर कोई टफ़ नहीं है, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है अगर आप ईजी वे में इसको करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।